नमस्कार। आपकी और मेरी घड़ी में रात के 9 बज गए। मेरा पूरा देश सुन रहा है राष्ट्र की आवाज, 130 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज, मैं सरफराज सैफी। आज आपको देश में चुनाव सुधारों से जुड़े सबसे बड़े फैसले का सबसे बड़ा अपडेट दूंगा। मैं आज आपको बताऊंगा कि मेरे मुल्क में चुनाव क्रांति से कैसे बदलेगी संसद की तस्वीर। आपकी स्क्रीन पर 5 तस्वीरें हैं जो आज देश की सियासी हलचल को बयां कर रही है। देश की संसद में आज महिलाओं की शादी की उम्र का मुद्दा उठा। प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश की सियासत में महिला वोटरों को सबसे बड़ा मुद्दा दे दिया। राज्यसभा में आज चुनाव सुधार बिल पर मुहर लग गई। कश्मीर में गुपकार गैंग आज क्यों टेंशन में रहा, यह भी आपको बताऊंगा। देश में आज क्यों लिंचिंग पर सवाल उठ रहे हैं, क्यों लिंचिंग पर छिड़ी है एक नई बहस, यह भी आज आपको बताऊंगा और दिखाऊंगा भी। मैं सरफराज सैफी आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, आपकी आवाज को हर दिन बुलंद करूंगा। मैं राष्ट्र की हर दबी आवाज को आप तक पहुंचाऊंगा। मैं राष्ट्र की हर दबी आवाज को अपनी आवाज दूंगा, राष्ट्र की आवाज बनाऊंगा। आपकी आवाज, मेरी आवाज, यही तो है मेरे मुल्क की आवाज, मेरे वतन की आवाज, मेरे हिंदुस्तान की आवाज, राष्ट्र की आवाज। उत्तर प्रदेश के चुनाव में आधी आबादी बदलेगी पूरी तस्वीर। उत्तर प्रदेश के चुनाव में आधी आबादी बदलेगी चुनाव का पूरा गणित। आधी आबादी बदलेगी लखनऊ की लड़ाई का पूरा समीकरण। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, प्रियंका गांधी ने वुमेन फैक्टर को उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा मुद्दा बनाया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संगम नगरी पहुंचे तो आधी आबादी को अपने साथ जोड़ लिया। पीएम मोदी ने आधी आबादी को बड़ी सौगात दे दी। कुंभ नगरी में मेरे देश के प्रधानमंत्री मोदी को सुनने के लिए करीब 3 लाख महिलाएं आई हैं। इन महिलाओं के चेहरे के रंग ने एक बड़ा संकेत दिया है। मैं सरफराज सैफी आपको यह भी बताना चाहता हूं कि पूर्वांचल की माटी से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी का रण बदल दिया है। प्रियंका ने महिला के चक्रव्यूह को पीएम मोदी ने अपने अंदाज में ध्वस्त कर दिया है। नारी शक्ति वाला समीकरण उत्तर प्रदेश में क्या गुल खिलाएगा, इस पर सभी पार्टियों की निगाहें पूरी तरीके से टिक गई हैं। हिंदुस्तान के लोगों की नजरें मेरे उत्तर प्रदेश की नारी शक्ति पर टिकी हैं। नारी शक्ति किसके हाथों में सौंपेगी बागडोर, चुनावी पंडितों के लिए एक बड़ा सवाल बन गया है। और आप भी सोचिए कि मेरे उत्तर प्रदेश की मां बहनें आखिर किस पार्टी को सत्ता की गद्दी तक पहुंचाएंगी। महिलाएं जिन्हें आधी आबादी कहा जाता है, लेकिन सियासत में महिलाओं को हर मायने में अब तक अहमियत काफी कम मिली है। चाहे बात नेतृत्व की हो, प्रतिनिधित्व की हो या फिर वोटर के तौर पर। लेकिन पिछले कुछ सालों में महिलाओं को लेकर राजनीतिक दृष्टिकोण भी बदला है। इतना अमूलचूल परिवर्तन आया है कि महिला शक्ति सत्ता बदलने का दमखम रखती है। यही वजह है कि अब सियासतदान महिलाओं को साधने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से पूर्वांचल में रहे। कुंभ नगरी प्रयागराज में पीएम मोदी ने आधी आबादी को साधने की भरसक कोशिश की। प्रधानमंत्री ने स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं से मुलाकात की, अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई और नारी शक्ति राजनीति में क्या कुछ कर सकती है इसका भान महिलाओं को कराया। यूपी के विकास की धारा अब किसी के रोकने से रुकने वाली नहीं है। उत्तर प्रदेश की महिलाओं ने
माता बहनों बेटियों ने ठान लिया है। अब वो पहले की सरकारों वाला दौर वापस नहीं आने देगी। डबल इंजन की सरकार ने यूपी की महिलाओं को जो सुरक्षा दी है, जो सम्मान दिया है, उनकी गरिमा बढ़ाई है, वो अभूतपूर्व है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो घर दिए जा रहे हैं, वो प्राथमिकता के आधार पर महिलाओं के ही नाम से बन रहे हैं। अगर मैं यूपी की ही बात करूं तो यूपी में 30 लाख से अधिक घर पीएम आवास योजना के बनाए गए हैं। इनमें से करीब 25 लाख घरों की रजिस्ट्री में महिलाओं का ही नाम है। प्रयागराज में पीएम मोदी ने करीब 2.5 लाख महिलाओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष के उन नेताओं पर हमला बोला जो लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाए जाने का विरोध कर रहे हैं। प्रयागराज की धरती से पीएम ने कहा कि बेटियां पढ़ाई करना चाहती हैं, समान अवसर की अभिलाषा रखती हैं, लेकिन कुछ लोगों को इससे भी दिक्कत है। पहले बेटों के लिए शादी की उम्र कानूनन 21 साल थी, लेकिन बेटियों के लिए ये उम्र 18 साल की ही थी। बेटियों भी चाहती थी कि उन्हें उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए, आगे पढ़ने के लिए समय मिले, बराबर अवसर मिले। इसलिए बेटियों के लिए शादी की उम्र को 21 साल करने का प्रयास किया जा रहा है। देश ये फैसला बेटियों के लिए कर रहा है, लेकिन किसको इससे तकलीफ हो रही है, ये सब देख रहे हैं। कुंभ नगरी में पीएम मोदी ने आधी आबादी को सौगात देने के साथ साथ कई और तोहफे भी दिए। स्वयं सहायता समूहों के खाते में 1000 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर। इस मदद से 1.5 लाख से ज्यादा महिलाओं को सीधा लाभ मिला। महिला सशक्तिकरण सम्मेलन में 202 टेक होम राशन प्लांट का शिलान्यास। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर बताया कि महिलाओं को जिस तरह से बाकायदे सम्मान उत्तर प्रदेश की सरकार और साथ में देश की सरकार दे रही है, पूर्ववर्ती की किसी भी सरकार ने इतना सम्मान नहीं दिया है। साथ ही प्रधानमंत्री ने बाकायदे विपक्ष पर निशाने भी साधे। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी समाज में महिलाओं के योगदान का जमकर गुणगान किया। महिलाओं के लिए चलाई जा रही योजनाओं का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के माध्यम से हर गांव में, जिस गांव में जमीन पर अगर किसी गरीब का मकान टूट जाता था और दूसरी बार उसे मकान बनाने के लिए कार्रवाई करनी होती थी तो दबंगों के द्वारा मकान नहीं बनाने दिया जाता था। आज प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के माध्यम से हर गरीब को उसका अधिकार तो दिया ही जा रहा है, लेकिन उनमें से अधिकांश मकानों के कब्जे, जमीन के कब्जे भी महिलाओं के नाम पर या संयुक्त खातेदार के नाम पर प्रदान किए जा रहे हैं। दरअसल आधी आबादी पर सारी पार्टियों का फोकस है, क्योंकि तमाम नेता जानते हैं कि देश के सबसे बड़े राज्य में महिलाओं को साथ लेने का मतलब है कि सत्ता पर काबिज होने की सबसे ज्यादा संभावना। यही वजह है कि कांग्रेस भी महिलाओं को लेकर विशेष रणनीति पर चुनाव में हर कदम आगे बढ़ रही है। प्रियंका गांधी ने महिलाओं को लेकर नया नारा गढ़ दिया है। लड़की हूं, लड़ सकती हूं वाले नारे के तहत चुनाव में हाथ आजमाने की जुगत में लगी हुई है। 40% टिकट महिलाओं को देने का ऐलान कर दिया है। हमने तय किया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी 40% टिकट महिलाओं को देगी। दरअसल यूपी में सियासी सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। बीजेपी को बिहार विधानसभा चुनाव याद आने लगा है।
बिहार की सत्ता में एनडीए की वापसी का ट्रम्प कार्ड साइलेंट वोटर साबित हुई थी। तब पीएम मोदी ने बिहार जीत का श्रेय साइलेंट वोटर यानी महिलाओं को दिया था। बिहार के इस विनिंग फॉर्मूले को पीएम मोदी यूपी विधानसभा चुनाव में भी आजमाने की कोशिश में हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की सियासत में महिलाएं पिछले 2 विधानसभा चुनाव में अहम रोल निभाती रही हैं। पुरुषों के मुकाबले महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत ज्यादा रहा। 2012 और 2017 में महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत ज्यादा रहा। 2012 में 60% से ज्यादा महिलाओं ने वोट डाले। 2017 में 64% महिलाओं ने वोटिंग की। अब आपको दिखाते हैं कि 2012 और 2017 में किस पार्टी ने महिलाओं पे ज्यादा भरोसा किया। 2012 में महिलाओं ने अखिलेश यादव पर भरोसा किया था। अखिलेश ने तब लड़कियों को मुफ्त शिक्षा का वादा किया था। महिलाओं को 2 साड़ी देने की घोषणा की थी। 2012 में अखिलेश को 403 में से 224 सीटें मिली थी। 2017 में आधी आबादी ने बीजेपी सरकार पर भरोसा किया। बीजेपी ने ग्रेजुएशन तक लड़कियों को मुफ्त शिक्षा का वादा किया। हर घर में शौचालय और गैस कनेक्शन का वादा। 2017 में बीजेपी को 2/3 से ज्यादा यानी 312 सीटें मिली। अफसोस है कि जिस तरह से पिछले 2 चुनावों में महिलाएं सत्ता के सारे समीकरण बदलती आई हैं, इसीलिए राजनीतिक पार्टियां 2022 में भी नारी शक्ति की शरण में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। विपक्षी पार्टियां चुनाव में महिला शक्ति को याद करती हैं। मेरे देश के प्रधानमंत्री महिलाओं की जिंदगी बदलने का सपना सच कर रहे हैं। विपक्षी पार्टियां चुनाव में महिला शक्ति की तलाश करती हैं। मेरे देश के प्रधानमंत्री गांव घर की महिलाओं को शक्ति देने वाले फैसले लेते हैं। विपक्षी पार्टियां चुनाव में महिला शक्ति की हुनकार लगाती हैं। मेरे देश के प्रधानमंत्री मोदी महिलाओं के हाथों में बदलाव की शक्ति सौंपने का सपना सच करते हैं। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, मेरे देश के प्रधानमंत्री मोदी की उज्ज्वला स्कीम ने गांव-गांव में महिलाओं की जिंदगी बदल दी। प्रधानमंत्री आवास योजना से मेरे गांव की महिलाओं को छत मिल गई। गांव की महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ गया। मैं सरफराज सैफी चुनाव में महिला शक्ति के इस पूरे समीकरण को आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि साल 2014 में देश की महिलाओं ने किस पर भरोसा जताया। साल 2019 में मेरे देश की महिलाओं ने आखिर किस पर भरोसा जताया। मेरे देश की आधी आबादी मेरे देश के प्रधानमंत्री मोदी के साथ है। विपक्षी पार्टियों की महिला मोर्चाबंदी इसका एक बड़ा नतीजा है। माता की, भारत माता की। आधी आबादी पर बीजेपी का फोकस। आधी आबादी का बीजेपी पर भरोसा। उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के लिए बीजेपी सभी को साध रही है। आधी आबादी पर भी फोकस कर रणनीति बनाई जा रही है, क्योंकि बीजेपी बखूबी जानती है कि जिसके साथ आधी आबादी यानी महिलाएं होंगी, सत्ता की कुंजी उसी के हाथ लगेगी। यही वजह है कि 2014 में केंद्र में मोदी सरकार आई तो महिलाओं को ध्यान में रखकर कई योजनाएं बनाई। उज्ज्वला स्कीम भी महिलाओं को ध्यान में रखकर बनाई गई और इसका फायदा भी सरकार को मिला। 2019 के आम चुनाव में मोदी सरकार एक बार फिर से पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई। हमने कहा था गरीबों के लिए जो सब्सिडी छोड़ेगा वो पैसे सरकार की तिजोरी में नहीं जाएंगे,
वो पैसे गरीबों के घर में जाएंगे। एक साल में यह ऐतिहासिक रिकॉर्ड है भाइयों। 1955 से रसोई गैस देने का काम चल रहा है। इतने सालों में 13 करोड़ परिवारों को रसोई गैस मिला। सिर्फ 13 करोड़ परिवारों को करीब 60 साल में। मेरे भाइयों बहनों, हमने एक साल में 3 करोड़ से ज्यादा परिवारों को रसोई का गैस दे दिया। जिन लोगों ने सब्सिडी छोड़ी थी, वो गैस सिलेंडर गरीब के घर में पहुंच गया। आधी आबादी ने जब बीजेपी का साथ दिया, तब बीजेपी या तो सरकार बनाने में सफल रही या फिर किंग मेकर के रोल में रही। इसका सबसे शानदार उदाहरण है बिहार विधानसभा चुनाव। 2020 में हुए विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की सरकार बनने की बात कही गई, लेकिन जब फाइनल रिजल्ट आया तो बाजी पलट गई। बाजी पलटने के पीछे आधी आबादी का हाथ बताया गया। 119 विधानसभा क्षेत्र में महिला वोटरों ने भारी संख्या में वोट डाला। महिला वोटरों ने महागठबंधन के बजाय एनडीए पर ज्यादा भरोसा किया। करीब 60% महिलाओं ने एनडीए का साथ दिया। बिहार की ही तरह बंगाल में भी बीजेपी ने महिलाओं को रिझाने की कोशिश की, लेकिन बंगाल में टीएमसी अपना किला इसलिए बचा पाई क्योंकि उसकी लीडर खुद एक महिला थी, यानी ममता दीदी। महिलाएं बीजेपी के लिए पिछले कई चुनावों में साइलेंट वोट कर चुकी हैं। 2019 और 2014 के आम चुनाव के आंकड़ों पर ध्यान दें तो कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन के बजाय महिलाओं ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए पर ज्यादा भरोसा किया। 2019 में 36% महिलाओं ने बीजेपी का साथ दिया, जबकि कांग्रेस को महज 20% महिलाओं का साथ मिला। कुछ इसी तरह का ट्रेंड 2014 में भी दिखा। 2014 में 29% महिलाओं ने बीजेपी का साथ दिया, जबकि कांग्रेस पर 19% महिलाओं ने भरोसा जताया। एक वक्त था जब सियासत में महिला वोटर पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था, लेकिन बदलते समय के साथ चुनाव का तरीका बदला और रणनीति भी। महिला वोटर, जिन्हें साइलेंट वोटर्स भी कहा जाता है, उनके हिसाब से योजनाएं बनाई जाने लगी और इसका फायदा भी सरकार को मिला। केंद्र में मोदी सरकार आई तो महिलाओं को उज्ज्वला योजना, महिलाओं को आर्थिक मदद, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, फ्री सिलाई मशीन योजना, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना, महिला शक्ति केंद्र योजना। यानी केंद्र सरकार ने आधी आबादी के लिए एक एक कर कई योजनाएं बनाई और इसका खासा फायदा भी दिखा। केंद्र से लेकर सूबे में बीजेपी का महिला वोटर्स ने ज्यादा साथ दिया। गुजरात, कर्नाटका, असम, बिहार और उत्तर प्रदेश में बीजेपी को पुरुषों के मुकाबले महिलाओं के वोट अधिक मिले। दरअसल पिछले कुछ सालों से कई राज्यों में ट्रेंड देखा जा रहा है कि पुरुषों के मुकाबले महिलाएं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए घर से बाहर ज्यादा निकलती हैं। आपको बता दें कि पिछले कुछ सालों में महिला अस्मिता और सुरक्षा का मुद्दा हर चुनाव में जमकर उठता है। यूपीए 2 में निर्भया केस के बाद लोगों का गुस्सा सड़कों पर फूटा। देश भर में लोग सड़कों पर उतरे। सियासत में इसका असर भी देखा गया और यूपीए 2 सरकार की बड़ी हार के पीछे इस आंदोलन का भी बड़ा कारण माना गया। 2016 में हिमाचल प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में भी वीरभद्र सिंह की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार की हार के पीछे रेप ही बड़ा मुद्दा बना।
यही वजह है कि यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस आधी आबादी को लेकर विशेष स्ट्रैटेजी पर चल रही है। कांग्रेस प्रियंका जैसी महिला लीडर के नेतृत्व के साथ आगे बढ़ रही है। महिलाओं को आरक्षण से लेकर नारी शक्ति का कांग्रेस नारा गुनगुना रही है। ऐसे में अपने अपने साइलेंट वोटर यानी महिलाओं को लुभाने के लिए खुद पीएम मोदी ने बीजेपी के लिए मोर्चा संभाल लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो राष्ट्र की आवाज में रुकूंगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस आऊंगा तो आपको बताऊंगा कि गुप्तकार का गुप्त एजेंडा आखिर क्या है। पूरी खबर इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए राष्ट्र की आवाज। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं राष्ट्र की आवाज। जम्मू की तस्वीर बदलने लगी है तो गुप्तकार गैंग बौखला गया है। कश्मीर की तस्वीर बदलने लगी है तो गुप्तकार गैंग बौखला गया है। लद्दाख की तस्वीर बदलने लगी है तो गुप्तकार गैंग पूरी तरीके से बौखला गया है। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं आखिर क्यों गुप्तकार गैंग एक बार फिर से अपने गुप्त एजेंडे में जुट गया है। जम्मू कश्मीर के परिसीमान के विरोध के बहाने गुप्तकार गैंग आखिर क्यों साजिश में जुट गया है। जम्मू कश्मीर में परिसीमन के मुद्दे को क्यों तूल दे रहा है यह गुप्तकार गैंग। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं जम्मू के लोग अब विकास की राजनीति करना चाहते हैं, लेकिन गुप्तकार को विवाद की राजनीति पसंद है। कश्मीर के लोग अब विकास की राजनीति करना चाहते हैं, लेकिन गुप्तकार गैंग को विवाद की राजनीति पसंद है। गुप्तकार गैंग लाख कोशिश कर ले, विवाद वाली राजनीति अब इस देश में नहीं चलेगी। विवाद वाले एजेंडे अब और नहीं चलने देंगे, क्योंकि मेरा नया हिंदुस्तान का नया दौर है। जम्मू कश्मीर के परिसीमन प्रस्ताव पर तकरार। परिसीमन आयोग की सिफारिशों पर घमासान। सियासी दलों के बीच जमकर जारी वार पलटवार। परिसीमन पर आमने सामने बीजेपी और गुप्तकार। परिसीमन आयोग ने जम्मू कश्मीर के विधानसभाओं का विभाजन नए ढंग से क्या किया? कश्मीर में 1 सीट और जम्मू में 6 नए विधानसभा सीटों का प्रस्ताव क्या दिया? जम्मू कश्मीर की राजनीति में भूचाल आ गया। कश्मीर घाटी में सक्रिय राजनीतिक पार्टियां परिसीमन आयोग की सिफारिशों को अस्वीकार करते हुए इसे प्रदेश की अस्मिता के साथ खिलवाड़ बता रही हैं। इसे बीजेपी का प्रदेश पर बड़ा प्रहार बता रही हैं। परिसीमन आयोग की सिफारिशों का मुख्यता से विरोध कर रहे गुप्तकार गठबंधन की बैठक मंगलवार को जम्मू में बुलाई गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस और गुप्तकार गठबंधन के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बठिंडी स्थित निवास पर बैठक बुलाई गई। पीडीपी की अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती भी बैठक में हिस्सा लेने पहुंची। परिसीमन आयोग के मसौदे पर चर्चा करने के लिए आयोजित इस बैठक में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के साथ सीपीआई, सीपीआईएम और जम्मू कश्मीर आवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता शामिल हुए। बैठक के बाद एकमत से गुप्तकार के नेताओं ने जम्मू कश्मीर के परिसीमन के प्रस्ताव के खिलाफ विरोध दर्ज करवाया। हमें अफसोस ये है, क्या आज भी कॉन्स्टिट्यूशन और जो बाकी कायदे ज़ाबिते हैं, क्या वो जम्मू कश्मीर में ऑपरेटिव नहीं है? क्या यहाँ सब कुछ मुअत्तल किया गया है? ये हमारा सवाल है पूरे मुल्क से, मुल्क के रहनुमाओं से, सिविल सोसाइटी से। 2011 का सेंसस क्या बताता है? हम और कुछ नहीं मांगते, हम ये मांगते हैं कि भाई आबादी को मद्देनजर रखते हुए अगर सीटों को बढ़ाना भी है तो कुछ कायदा होना चाहिए, कोई ज़ाबिता होना चाहिए। हमने जोर देकर कहा कि ये आवाम के ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं है, बल्कि ये जो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, जम्मू कश्मीर खास तौर पर
रीजनल सतह पर दूरियां पैदा करने का एक कदम है। हमें डर है कि अगर ऐसे फैसले लिए गए और इन पर अमल हुआ, जम्मू कश्मीर का क्राइसिस, बहरानी कैफियत और ज्यादा डीपन हो जाएगी। दूरियां जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने कहा था ऑल पार्टीज मीटिंग में कि हम सबका एजेंडा होना चाहिए दिल्ली की दूरियां और दिल की दूरियां कम करना। प्राइम मिनिस्टर साहब, हमारा ये मानना है कि ऐसे फैसले लेकर दिल्ली की दूरियां भी बढ़ेगी और दिल टूट जाएंगे हमारे लोगों के, हम सब के। ऐसा ना करें, ये हमारी दरखास्त है अहले इक़्तिदार से भी, कमीशन से भी और बाकी पार्लियामेंट आजकल चल रहा है सभी पार्टियों के रहनुमाओं से भी कि वो इस आवाज को सुने। भारत की सरकार जम्मू कश्मीर को सशक्त बनाने के प्रयास करती है तो गुपकर विरोध करता है। सरकार जम्मू कश्मीर की राजनीतिक चेतना को नए आयाम देने की कोशिश करती है तो गुपकार विरोध करता है। सरकार प्रदेश में बेहतर और संतुलित राजनीतिक माहौल बनाने की कोशिश करती है तो गुपकार विरोध करता है। सरकार संसाधनों की साझेदारी बेहतर बनाने की कोशिश करती है तो गुपकार विरोध करता है। लंबे समय से जम्मू कश्मीर में परिसीमन की आवश्यकता महसूस की जा रही है। जम्मू कश्मीर में पिछली बार परिसीमन साल 1995 में हुआ था। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को खास दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को हटाने के साथ ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। जम्मू कश्मीर में विधानसभा भी है। इन बदली परिस्थितियों में परिसीमन की आवश्यकता और भी ज्यादा महसूस की गई। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में परिसीमन आयोग का गठन किया गया। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्र शर्मा और राज्य चुनाव आयुक्त के शर्मा इस आयोग के प्रमुख सदस्य हैं। इस आयोग को इसी साल 5 मार्च तक अपनी रिपोर्ट देनी थी, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से आयोग का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया। 6 मार्च 2022 तक आयोग को अपनी रिपोर्ट देनी है। अभी आयोग ने अपनी सिफारिशों को सामने रखा है और इसी पर 31 दिसंबर 2021 तक सुझाव मांगे हैं। परिसीमन आयोग के मसौदे की मुख्य बातें: जम्मू में 6 सीटें और कश्मीर घाटी में 1 सीट बढ़ाने की सिफारिश। अगर ऐसा होता है तो जम्मू कश्मीर में विधानसभा की सीटें 90 हो जाएंगी। जम्मू कश्मीर में पहले 87 विधानसभा सीटें थीं, जिसमें से 4 सीटें लद्दाख में थीं। लद्दाख के अलग होने के बाद जम्मू कश्मीर में अब 83 सीट बची हैं। बढ़ी हुई सीटों में से 43 जम्मू में और कश्मीर में 47 सीटें होंगी। पहली बार अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए विधानसभा क्षेत्र आरक्षित किया गया है। आयोग ने जम्मू कश्मीर में अनुसूचित जनजातियों एसटी के लिए 9 सीटें, अनुसूचित जातियों एससी के लिए 7 सीटों का प्रस्ताव तैयार किया है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के लिए 24 सीटें आरक्षित होंगी। परिसीमन आयोग की सिफारिशों के सामने आने के बाद बैठक में बेशक कश्मीर के नेताओं ने तब कुछ नहीं कहा। आयोग के मसौदे पर एक मत नजर आए, जैसा बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भी बताया। The Commission has also done a tremendous job. We must appreciate. They have followed certain laid down parameters on the basis of which they have come out with a document which is very objectively done, and all the associated members, regardless of their party or political affiliations, not only appreciated the work done by the Delimitation Commission, but also committed that they would, in future also, for the rest of the exercise, cooperate in all possible means. No, but I think, no, the National Conference members were there, and they were also satisfied with the parameters which were being followed by the Commission.
लेकिन जैसे ही परिसीमन आयोग की सिफारिशें सामने आईं, एक सुर में कश्मीर के नेताओं के विरोध वाले बयान सामने आने लगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा, जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग की सिफारिशों का मसौदा अस्वीकार करता है। नई विधानसभा सीटों में से जम्मू में 6 और कश्मीर में महज 1 सीट का होना 2011 की जनगणना के अनुरूप नहीं है। पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद गनी लोन ने भी आयोग की सिफारिशों से असहमति जताई है और इसे भेदभावपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा, परिसीमन आयोग की सिफारिशें पूरी तरह अस्वीकार हैं। उनसे भेदभाव की बू आ रही है। जो लोकतंत्र में यकीन रखते हैं उनके लिए बेहद आश्चर्य की बात है। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने भी इस पर आपत्ति जताई है। पीडीपी के प्रवक्ता सुहेल बुखारी ने कहा, महबूबा मुफ्ती पहले ही दिन से कह रही हैं कि आयोग बीजेपी का एजेंडा पूरा करने का काम कर रहा है। जम्मू में 6 और कश्मीर में 1 सीट बढ़ाने का प्रस्ताव किसी भी तरह से भी सही नहीं है। पीडीपी और जम्मू कश्मीर की जनता इसे स्वीकार नहीं करेगी। कश्मीर के नेताओं की ऐसी प्रतिक्रिया जम्मू कश्मीर की जनता की बेहतरी के लिए किए जा रहे प्रयासों का ऐसा विरोध, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के द्वारा तैयार रिपोर्ट को सिरे से इस तरह खारिज करना कहां तक जायज ठहराया जा सकता है। जम्मू कश्मीर को फिर से राज्य का दर्जा वापस मिले, इस पर काम तेजी से पूरा हो। आयोग की सिफारिशों का विरोध काम को धीमा कर सकता है। बजाय विरोध के सभी सियासी पार्टियों को बदलते हालात में जनता के साथ बेहतर समझ बनाने की दिशा में काम करना चाहिए। जम्मू कश्मीर में आखिरी बार 2014 में विधानसभा चुनाव हुए थे। उस चुनाव में पीडीपी ने 28, बीजेपी ने 25, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 15 और कांग्रेस 12 सीटें जीती थी। चुनाव के बाद जम्मू कश्मीर में बीजेपी और पीडीपी ने गठबंधन कर सरकार बनाई थी। 2014 में पीडीपी के मुफ्ती मोहम्मद सईद मुख्यमंत्री बने, लेकिन जनवरी 2016 में मुफ्ती मोहम्मद के निधन के बाद उनकी बेटी महबूबा मुफ्ती बीजेपी के समर्थन से मुख्यमंत्री बनी। हालांकि ये गठबंधन ज्यादा नहीं चला और जून 2018 में बीजेपी ने अपना समर्थन वापस ले लिया। बाद में विधानसभा को भंग कर दिया गया। साल 2019 में जम्मू कश्मीर बड़े बदलाव का गवाह बना। अब लद्दाख अलग हो चुका है। प्रदेश का भूगोल बदलने के बाद सियासत भी बड़े बदलाव की ओर बढ़ रही है। जरूरी है कि जम्मू कश्मीर के राजनेता इस बदलाव को समझें और देश के साथ आगे चलने वाली सियासत पर सही समझ और साझेदारी के साथ आगे बढ़ें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। मेरे देश की लोकसभा ने चुनाव क्रांति वाले बिल पर मुहर लगा दी है। मेरे देश की राज्यसभा ने चुनाव क्रांति वाले बिल पर मुहर लगा दी है। मेरे हिंदुस्तान ने चुनाव क्रांति वाले बिल पर मुहर लगा दी है। मैं सरफराज सैफी ये पूछना चाहता हूं कि चुनाव क्रांति से आखिर कौन डर रहा है? चुनाव क्रांति के बीच में कौन अड़ंगा डाल रहा है? चुनाव क्रांति से आखिर किसको हार का डर सता रहा है? चुनाव क्रांति से किसकी चुनावी साजिशों की पोल पट्टी खुल रही है? मैं सरफराज सैफी आपको यह भी बताना चाहता हूं कि देश के बड़े मुद्दों पर विपक्ष का हंगामा लगातार हैरान करने वाला है। चुनाव सुधारों पर विपक्ष का हंगामा लगातार हैरान करने वाला है। महिलाओं की शादी की उम्र पर विपक्ष का हंगामा लगातार हैरान और परेशान करने वाला है। देश में चुनाव सुधार के हर कदम पर विपक्ष का हंगामा हैरान और परेशान करने वाला है। आखिर विपक्ष चाहता क्या है? क्यों सरकार के कामकाज में लगातार रोड़ा अटका रहा है? बदलते भारत की बड़ी तस्वीर पेश कर रही है। मंगलवार को संसद से सामने आई ये 2 तस्वीरें। एक और जहां चुनाव सुधार की दिशा में बड़े और बेहतर बदलाव की तरफ देश ने कदम बढ़ाया है। सोमवार को लोकसभा में चुनाव सुधार बिल पास होने के बाद मंगलवार को ये बिल राज्यसभा से भी पास हो गया। तो वहीं दूसरी तरफ लोकसभा में महिला विवाह आयु विधेयक पेश किया गया,
जिसके तहत महिलाओं की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 करने का प्रावधान है। इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में बेहद महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। विपक्ष के भारी विरोध को देखते हुए इस विधेयक को संसदीय पैनल को भेज दिया गया है। समानता का अधिकार विवाह की दृष्टि से मिलना चाहिए। ये दोनों ही बिल बदलाव की तरफ तेजी से कदम बढ़ाते इंडिया को दिखाते हैं। एक ऐसा इंडिया जो चुनाव पर उठने वाले हर सवाल को सदा के लिए खत्म करने की कोशिश करता दिखता है। एक ऐसा इंडिया जो फर्जी वोटिंग पर हमेशा के लिए लगाम लगाने की कोशिश करता दिखता है। एक ऐसा इंडिया जो हर युवा को समय पर वोटिंग का अधिकार देना चाहता है। एक ऐसा इंडिया जो वोटिंग की प्रक्रिया में किसी भी तरह के लिंग भेद को खत्म करने की कोशिश करता दिखता है। एक ऐसा इंडिया जो चुनाव आयोग की ताकत बढ़ाने की कोशिश करता दिखता है। सरकार की कोशिशों का विरोध देश का विरोध नहीं लगना चाहिए। देश में बड़े बदलाव का विरोध नहीं लगना चाहिए। देश में बेहतर बदलाव का विरोध नहीं लगना चाहिए। लेकिन संसद से सामने आने वाली तस्वीरें कुछ यही बयां करती हैं। बेहतर बदलावों का भी विरोध करते दिखता है विपक्ष। चुनाव सुधार के तहत होने वाले बेहतर बदलावों के बारे में राज्यसभा में कानून मंत्री किरण रिजिजू ने विस्तार से बताया। हम लोग सब काम करते हैं और संविधान के 326 अनुच्छेद के प्रावधान के मुताबिक जो भी भारतीय 18 साल के पार हो जाते हैं तो उसको वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज करने का अधिकार बन जाता है। 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद भी 18 साल को परमिशन देने के बाद भी ये बड़ा लेकुना था हमारा देश में कि आपको अगर 1 जनवरी में अगर आपने अपना नाम दर्ज नहीं किया पूरा 1 साल आपको इंतजार करना पड़ता था। 1.5 करोड़ से भी ज्यादा संख्या युवाओं को क्वालिफाई होने के बावजूद भी वोटर लिस्ट में नाम डलवाने का मौका देने का कोई प्रावधान नहीं था। तो इस अमेंडमेंट बिल के साथ आज के इस इलेक्शन रिफॉर्म्स बिल लाने के साथ वो जितना युवा 18 साल पार हो चुके हैं उसको मौका मिल जाएगा। साल में 4 बार उसको अपना नाम दर्ज करने के लिए इलेक्टोरल रोल में मौका दिया जा रहा है। दूसरे बहुत महत्वपूर्ण जो प्रावधान है, आज तक जो सर्विस वोटर है उनको हमने डिस्क्राइब क्या किया था, पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में हमने सिर्फ वाइफ लिखा था, यानी कि सर्विस जो करते हैं अगर वो महिला है उसका पति को वो सर्विस वोटर में नहीं गिना जाते थे, उसका वोटिंग राइट नहीं था। जनरल न्यूट्रल करने के बाद पुरुष और महिला का दर्जा को बराबर किया है। इसको पूरे सर्वसम्मति से स्वागत करना चाहिए। बहुत बढ़िया सर। तीसरा जो पॉइंट है, इलेक्शन के समय में इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर के मुताबिक जगह का जरूरत पड़ता है, लेकिन उसमें सीमित अधिकार दिया गया था। पोलिंग स्टेशन के जो लिया जाता था और पोलिंग बॉक्स को रखने के लिए उस जो दायरा को हमने बढ़ाया गया है। अब इलेक्शन कमीशन अपने जब नोटिफाई करेंगे कि फलाना स्टेट या जनरल इलेक्शन का डेट नोटिफाई करेंगे, उसके साथ साथ में ये परमिशन दिया गया है इलेक्शन ऑफिसर को कि वो इलेक्शन पर्पस के लिए और इलेक्शन को ऑफिसर, पोलिंग ऑफिसर, सिक्योरिटी और बाकी चीजों के लिए प्रेमिसेस को एक्विजिशन करने का अधिकार इस प्रावधान में रखा गया है। लोकतंत्र में निष्पक्ष और साफ सुथरे तरीके से चुनाव की अहमियत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसके लिए बहुत जरूरी है कि वोटर लिस्ट में किसी भी वोटर का नाम एक जगह से ज्यादा जगहों पर नहीं होने चाहिए। वोटर लिस्ट में रेपुटेशन की समस्या का समाधान लंबे समय से चुनाव आयोग तलाशता रहा है, लेकिन अभी तक ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं बन पाई। इस दिशा में बड़ी पहल माना जा रहा है चुनाव सुधार बिल में किया गया प्रावधान, जिसके तहत वोटर आईडी कार्ड को आधार से जोड़ने की व्यवस्था की जा रही है। इसके विरोध को देखते हुए कानून मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। इलेक्शन कमीशन और भारत सरकार के बीच में काफी बार मीटिंग हो चुके हैं और इलेक्शन कमीशन का सबसे बड़ा कंसर्न है कि इलेक्टोरल रोल में जिस आदमी का नाम है
वो सेम आदमी कई और इलेक्टोरल रोल में भी अपना नाम दर्ज किया गया है। इसको चेक करने का हम लोग के पास कोई व्यवस्था नहीं था। आज तक का जो हमारा सिस्टम है या कानून है, उसमें ऐसा कोई सिस्टम हमने इस्टेब्लिश नहीं कर पाया जो मल्टीपल इलेक्टोरल रोल में जो नाम है उसको डिलीट करने के लिए, हटाने के लिए। सर, डेमोक्रेसी, हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ चुनाव प्रक्रिया बहुत ही साफ होना चाहिए, ये हम सबका मानना है। चुनाव प्रक्रिया साफ तभी होगा जो इलेक्शन का सूची है वो साफ हो। तो अगर इलेक्शन का सूची साफ नहीं होगा तो सारा इलेक्शन जो है उससे नुकसान होता है। अगर हम जेन्युइन वोटर हैं तो मैं क्यों विरोध करूं इस बिल का? इस बिल का विरोध तो वही करेंगे जो फेक वोटर का इस्तेमाल करते हैं या जो नकली वोटर के माध्यम से चुनाव में भाग लेते हैं, वही अपोज करेंगे। वरना इस बिल को अपोज करने का कोई कारण नहीं है। सोमवार को लोकसभा में भी इस चुनाव सुधार बिल पर विपक्ष का भारी हंगामा देखने को मिला था। विपक्ष के भारी विरोध के बीच सोमवार को लोकसभा में केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने चुनाव अधिनियम संशोधन विधेयक 2021 पेश किया। विपक्ष के विरोध के बावजूद आधार कार्ड से वोटर कार्ड को लिंक करने वाला बिल लोकसभा में पास हो गया। बिल पास होने के बाद भी लोकसभा में खूब हंगामा हुआ, जिसके चलते लोकसभा की कार्यवाही दिन भर तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। माननीय मंत्री जी, विधेयक को प्रस्तावित करें। विपक्ष का ऐसा ही विरोध मंगलवार को लोकसभा के अंदर महिला विवाह आयु विधेयक पर देखने को मिला। महिलाओं की शादी की न्यूनतम उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल करने वाला विधेयक लोकसभा में पेश किया गया, जिसका भारी विरोध विपक्ष के सदस्यों के द्वारा दर्ज करवाया गया। महोदय, जिन लोगों ने कहा कि ये अमेंडमेंट सेक्युलर नहीं है, उनका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगी सुप्रीम कोर्ट के कथन पर। इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 382 of 2010, सुप्रीम कोर्ट का स्वयं मानना है कि ये एक्ट सेक्युलर एक्ट है और मुस्लिम पर्सनल लॉ की दृष्टि से भी, हिंदू मैरिज एक्ट की दृष्टि से भी सभी धर्म, सभी जाति, सभी समुदाय की महिलाओं को समानता का अधिकार विवाह की दृष्टि से मिलना चाहिए। बाल विवाह निषेध संशोधन विधेयक 2021 पेश करते समय हंगामे को देखते हुए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने लोकसभा अध्यक्ष से इसे संसदीय पैनल को भेजने का आग्रह किया, जिसके बाद बिल को संसदीय पैनल के पास भेज दिया गया। हर मुद्दे पर विरोध, बिना सार्थक बहस के विरोध, बहस के द्वारा बिल को और बेहतर बनाने के प्रयास का अभाव, संसद से आने वाली ये तस्वीरें अच्छे संकेत नहीं दे रही हैं। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोकतंत्र में राज्यसभा लोकसभा विधेयक बनाना, देश के परिस्थितियों पर बहस करना, ना कि उसे बायकॉट करना या रोकना या उसमें व्यवधान उत्पन्न करना। लोकतंत्र के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो रही है कि जो लोकसभा और राज्यसभा को है उसे अखाड़े के रूप में उपयोग किया जा रहा है। तो प्रतिपक्ष की पहचान शायद मिट रही है, इसलिए सदन के भीतर ना कुछ करके सदन के बाहर ही अपनी उपस्थिति दर्ज कर पा रहे हैं। समय तेजी से बदल रहा है, समाज बदल रहा है। जरूरी है कि इस बदलाव के साथ देश भी बदले। इस बदलाव को बाधित करने के बजाय और बेहतर बनाने का प्रयास पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से दिखना चाहिए। संसद से भी यही तस्वीर सामने आनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। आप अपनी बात रख दी। 5 राज्यों में चुनाव आए तो तनाव वाले मुद्दों को सियासत शुरू हो गई। 5 राज्यों में चुनाव आए तो राहुल गांधी जी को मॉब लिंचिंग का मुद्दा याद आने लगा। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं कि राहुल गांधी के एक ट्वीट से लिंचिंग को लेकर नई जंग शुरू हो गई है। राहुल गांधी साल 2014 से पहले लिंचिंग शब्द सुना ही नहीं। बीजेपी के नेता उन्हें 3 दशक की लिंचिंग का इतिहास याद दिला रहे हैं। राहुल गांधी जी ने साल 2014 से पहले लिंचिंग शब्द नहीं सुना,
लेकिन बीजेपी के नेता लिंचिंग वाला खूनी इतिहास याद दिला रहे हैं। मैं सरफराज सैफी। मॉब लिंचिंग में आम आदमी की जान जाती है, क्या इस पर हमारी सियासत संजीदा नहीं हो सकती? मॉब लिंचिंग में आम आदमी का घर उजड़ता है, क्या इस पर हमारे राजनेता गंभीर नहीं हो सकते? मॉब लिंचिंग में मौत दुख देती है, मॉब लिंचिंग में मौत परेशान करती है। मॉब लिंचिंग पर राजनीति करने वालों को कुछ बुनियादी सवालों से जरूर टकराना चाहिए, क्योंकि हत्या किसी की भी हो, किसी भी हाल में हो, वो जायज नहीं है। मिशन 2022 के आगाज से पहले मॉब लिंचिंग की एंट्री भी सियासत में हो गई है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक ट्वीट के जरिए कहा है कि 2014 से पहले लिंचिंग शब्द सुनने में भी नहीं आता था। इस ट्वीट के जरिए राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर करारा वार किया है। कांग्रेस आला कमान ने ट्वीट के जरिए मॉब लिंचिंग का मुद्दा उठाया तो बीजेपी ने भी ट्वीट के जरिए पलटवार करने में देर नहीं लगाई। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने 3 दशक पुराना एक वीडियो ट्वीट कर कांग्रेस को पुराने दिन याद दिला दिए। राहुल गांधी की याददाश्त कमजोर है और अल्पायु है। 2014 से पहले इस देश में सैकड़ों दंगे हुए और उनमें से कई दंगे ऐसे थे जब गांधी परिवार का कोई न कोई व्यक्ति शासन में था, चाहे वो हैदराबाद हो, मेरठ, मलियाना, हाशिमपुरा, नेल्ली, भागलपुर, मुंबई, अहमदाबाद, ऐसे कितने ही दंगे मैं आपको गिना सकता हूं। सियासत में मॉब लिंचिंग का मुद्दा पहली बार नहीं उठा है। जब पहलू खान की पीट कर उन्मादियों ने जान ले ली थी, तब भी कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने मॉब लिंचिंग के मुद्दे को जोर शोर से उठाया था। साफ है कि कांग्रेस समय समय पर मॉब लिंचिंग का मुद्दा उठाती रही है, लेकिन बीजेपी ने भी हर बार कांग्रेस को मॉब लिंचिंग पर करारा जवाब दिया है। देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को इसके ऊपर प्रश्न खड़ा करने का अधिकार ही नहीं, क्योंकि इस आजाद भारत के इतिहास में अगर सबसे बड़ी लिंचिंग किसी पार्टी के शासनकाल में हुई है तो वो पार्टी के वर्तमान जो है नेता राहुल गांधी जी के पिता राजीव गांधी जी के जमाने में हुई है। इसलिए कांग्रेस पार्टी इस पर प्रश्न खड़ा करने का हक नहीं रखती। मॉब लिंचिंग पर सियासी माहौल तो खूब गर्म है, लेकिन मॉब लिंचिंग के बहुचर्चित मामलों पर नजर डालें तो साफ नजर आता है कि कोई भी राज्य इस पर रोक नहीं लगा पाया। 2020 में महाराष्ट्र के पालघर में बच्चा चोरी गिरोह की अफवाह, 2 साधुओं की मॉब लिंचिंग। 2020 में दिल्ली में राहुल की चोरी के शक में पीट कर हत्या। 2020 में एमपी के धार में बच्चा चोरी के शक में पिटाई से आरोपी युवक की मौत। 2019 में झारखंड में तबरेज अंसारी को चोरी के आरोप में पीट कर मार डाला। 2019 में बिहार के सारण में पशु चोरी के मामले में 3 लोगों की पिटाई से मौत। 2017 में राजस्थान में पहलू खान की गौ तस्करी के आरोप में पिटाई से मौत। 2017 में झारखंड में बच्चा चोरी के शक में गौतम, विकास, गंगेश और बुजुर्ग महिला की पिटाई से मौत। 2015 में यूपी के दादरी में मोहम्मद खलाक की घर में बीफ रखने के आरोप में पिटाई से मौत हो गई। आंकड़े बताते हैं कि हर साल तकरीबन 50 लोगों की जान मॉब लिंचिंग के मामलों में चली जाती है। बावजूद इसके सियासत है कि थमती नहीं। देखो, मैं बीजेपी के इस बात पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती। उनके पास कुछ नहीं है। हम लोगों ने जो किया बहुत बुरी घटना थी, दुर्घटना थी, कभी हिंदुस्तान में होनी नहीं चाहिए। राहुल गांधी जी का जो बयान है बहुत ही घटिया किस्म का बयान है और राहुल गांधी जिस प्रकार से मीडिया के बारे में, जनता के बारे में अनर्गल प्रलाप करते हैं वो एक प्रकार से देश को शर्मसार करने वाला है। देश की जो मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं
उनकी धज्जियां उड़ाने वाला है। और राहुल गांधी की बिल्कुल जो योजना है उसमें वो सफल हो रहे हैं कि वो कांग्रेस को सफाया करने का उन्होंने तय कर लिया, तो वो कांग्रेस की जो है अंत्येष्टि करके ही यहाँ से जाएंगे। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले नेता नगरी वोट बैंक की तलाश में गड़े मुर्दे उखाड़ रही है। मॉब लिंचिंग पर सख्त कानून की पहल के बजाय सियासत का खेल चल रहा है। मॉब लिंचिंग पर रोक लगानी चाहिए, इस पर किसी को कोई ऐतराज भी नहीं, लेकिन मॉब लिंचिंग जैसे गंभीर मुद्दे पर सियासत की छूट तो बिल्कुल नहीं दी जा सकती। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। कर फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।